हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में एक्टिनाइड्स केमिस्ट्री में हमने जो है बेसिकली यूरेनियम के बारे में पढ़ा था कि यूरेनियम की जो एक्सट्रैक्शन है वो बाकी एलिमेंट से हम किस तरीके से करते हैं। अब जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स। कंपैरिजन ऑफ एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड सीरीज। दोनों ही सीरीज़ में अगर मैं बात करूँ सिमिलैरिटीज़ भी है, लेकिन सिमिलैरिटीज़ के साथ साथ जो है कुछ एक डिफरेंसेस भी हैं। तो पहले हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंसेस की। ओके, तो अगर मैं सिमिलैरिटीज़ की बात करूँ, सबसे फर्स्ट जो मेन सिमिलैरिटी है वो ये कि दोनों में ही जो फीलिंग हो रही है वो फीलिंग किसकी होती है, एफ ऑर्बिटल की। बोथ इन्वॉल्व फीलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। लैंथेनॉइड्स में भी एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फील हो रहे हैं और एक्टिनॉइड्स में भी एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं। सेकंड जो सिमिलैरिटी है, दोनों ही जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। बोथ एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी दोनों में एक सिमिलैरिटी हुई। ओके, और अगर आगे बात करूँ कि अगर हमारे पास लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स एलिमेंट देखिए, अगर उसमें क्या है दोनों में सेम अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उनका जो स्पेक्ट्रा है वो सिमिलर होता है। मींस इफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम देन दे हैव सिमिलर स्पेक्ट्रा। बेसिकली इस केस में लैंथेनॉइड से चाहे एक्टिनॉइड से, दोनों के केस में जो ट्रांजिशंस होती हैं एफ ट्रांजिशंस होती हैं, जिसकी वजह से क्या है दोनों ही सीरीज़ में जो हमें बैंड मिलते हैं वो शार्प बैंड होते हैं, शार्प लाइन लाइक बैंड्स। ओके, तो अगर हम एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं जिनमें दोनों में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका जो बैंड मिल रहा है वो भी क्या होगा, सेम होगा ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव metals and reactive। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, रिएक्टिव नेचर के होते हैं। अब अगर हम बात करें लैंथेनॉइड सीरीज़ की तो उसके बीच में क्या होती है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगी। सिमिलर वे में एक्टिनाइड सीरीज़ में भी हमारे पास क्या है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, जो नाइट्रेट्स हैं, परक्लोरेट्स हैं एंड सल्फेट्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनॉइड सीरीज़ की बात करूँ या फिर एक्टिनॉइड सीरीज़ की बात करूँ, दोनों के ही नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स एंड सल्फेट्स दे आर सोल्यूबल। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड्स की, फ्लोराइड्स की या फिर कार्बोनेट्स की, वो भी दोनों की सिमिलैरिटी है, दोनों ही सीरीज़ के जो हैं वो सोल्यूबल, इनसोल्यूबल होंगे। बोथ ऑफ द सीरीज दे आर इनसोल्यूबल। तो ये भी सिमिलैरिटी होगी ना, दोनों ही केस में नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स एंड सल्फेट्स तो दोनों ही सीरीज़ के सोल्यूबल है। सिमिलर वे में हाइड्रोक्साइड्स हैं, फ्लोराइड्स हैं या फिर कार्बोनेट्स हैं, वो दोनों ही सीरीज़ के जो हैं इनसोल्यूबल हैं। ऐसे ही लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स दोनों ही जो हैं आयन एक्सचेंज बिहेवियर शो करते हैं। बोथ शो आयन एक्सचेंज बिहेवियर। अब ये तो थे कुछ पॉइंट्स सिमिलैरिटीज़ की कि जो दोनों सीरीज़ है उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अब आगे हम बात करेंगे डिफरेंसेस की। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट जब बात करें डिफरेंस की वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनॉइड के अंदर क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो मोस्ट कॉमन है, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो कुछ एलिमेंट्स हैं +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन एक्टिनॉइड के केस में क्या है, +3 के एडिशन में आपके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, +5,
+6 +7 ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेंगे जो लैंथेनॉइड शो नहीं करते। लैंथेनॉइड्स जो है एडिशनल सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज़ +2 एंड +4, वेयर एज जो एक्टिनॉइड्स हैं वो सभी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो सभी शो करते हैं +4 से लेके +7 तक। तो फर्स्ट जो डिफरेंस था दोनों में वो तो यही हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का। सेकेंड अगर हम बात करें इनकी एलिमेंट की केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें क्या है आपके पास 4F एंड 5D। 4F की फीलिंग होती है और उससे जो नेक्स्ट सबशेल होती है वो कौन सी होती है, 5D होती है ना इस केस में लैंथेनॉइड के। तो 4F एंड 5D सबशेल के बीच में लार्ज एनर्जी गैप होने की वजह से इनकी जो केमिस्ट्री है वो सिमिलर होगी, केमिस्ट्री सिमिलर होगी बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी गैप। लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4F एंड 5D सबशेल, दैट्स वाई ऑलमोस्ट सिमिलर केमिस्ट्री होगी इनकी। लेकिन इस केस में क्या है 5F एंड 60 सबशेल के बीच में स्मॉल एनर्जी गैप है, और स्मॉल एनर्जी गैप होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे वेरिएबिलिटी होगी, वेरिएशंस होंगे। वेरिएशन इन केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की टेंडेंसी 4F की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हाइयर होती है, इस हिसाब से जो 5F है इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लोअर होगी। नेक्स्ट बात करें शील्डिंग की, 4F इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे हैव ग्रेटर शील्डिंग एंड 5F इलेक्ट्रॉन्स दे हैव पुअर शील्डिंग। अब देखो शील्डिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F की उनकी जो शील्डिंग पावर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है। यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है आयनिक रेडियाई में। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली दोनों में अलग अलग कंपेयर करें तो 4F की शील्डिंग जो है 5F से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा शील्डिंग होगी कॉन्ट्रैक्शन उतनी ही कम होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन इन देयर आयनिक रेडियाई इज लेस। यहाँ पे बिकॉज पुअर शील्डिंग है तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बेसिक करैक्टर, लैंथेनॉइड्स के कंपाउंड जो होते हैं दे आर लेस बेसिक, वेयरएज एक्टिनाइड्स कंपाउंड्स दे आर मोर बेसिक इन नेचर। टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो आयंस, ये नहीं बनाते ऑक्सो आयंस, ये बनाते हैं ऑक्सो आयन, जैसे कि यही है यूरेनिलाइन U2 पॉजिटिव, ऐसे ही नेप्टूनियम, तो ये फॉर्म करेंगे, ये डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रेडियो एक्टिविटी। लैंथेनॉइड सीरीज में सिर्फ प्रोमीथियम एक एलिमेंट है, एक्सेप्ट प्रोमीथियम ऑल लैंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। सिर्फ प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, बट एक्टिनॉइड जितने हैं सभी के सभी रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो इस तरीके से ये है इनके डिफरेंसेस के पॉइंट। एक दो प्रॉपर्टी हो रहा है इनके डिफरेंस की, जैसे कि कितनी होगी टोटल 7 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट आती है कलर।
अब अगर हम कलर की बात करें तो इसके जो लैंथेनॉइड के मोस्टली जो आयंस होते हैं दे आर कलरलेस इन नेचर, वेयर एज अगर हम एक्टिनॉइड्स की बात करें तो मोस्टली कलर्ड होंगे एक्टिनाइड्स आयन। नेक्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक करेक्टर। लैंथेनॉइड्स जो होते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इजली एक्सप्लेन। पैरामैग्नेटिक होते हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो है हम इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्टिनॉइड्स की बात करें होते तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी इजली एक्सप्लेन्ड। ऑल्सो पैरामैग्नेटिक but their magnetic properties cannot be easily explained. Okay, next है tendency to form complexes। अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात करें तो जो लैंथेनॉइड्स हैं इनकी टेंडेंसी इन कंपैरिजन ऑफ एक्टिनॉइड्स कंपाउंड फॉर्मेशन की कम है, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। और इनके जो बेसिकली जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड होते हैं उनके साथ ऐसे कोई भी लैंथेनॉइड के कंपाउंड्स नोन नहीं है। complex with pi bonding ligand are not known। बनाते तो हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे बट कम करेंगे, पाई बॉन्डिंग लिगेंड के फॉर्म नहीं करते। लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होते हैं दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी एंड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। with pi bonding ligand। ओके, तो ये थे जनरल पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज की जो कौन से उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जो है आपस में दोनों के बीच में डिफरेंस है। कुछ एक सिमिलैरिटीज़ भी हैं प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन कुछ एक जो है डिफरेंसेस भी हैं। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे, अभी तो हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ही जो दो सीरीज थी उनके बीच में डिफरेंसेस के पॉइंट देखिए क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब हम जो है कंपेरिजन करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। Our next topic is comparison of D block elements with F block elements। ये कंपैरिजन करोगे तो इससे भी आपको बहुत सारे पॉइंट जो हैं अबाउट द F block elements एंड D block element जो है वो क्लियर होंगे। ओके, सबसे फर्स्ट जो मैं बात करूँ मेन डिफरेंस की कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें जो फीलिंग होती है वो होती है पेनल्टीमेट n-1d ऑर्बिटल में, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें जो फीलिंग होती है वो होती है एंटी पेनल्टीमेट शेल n-2f ऑर्बिटल। ओके, फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर हम डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को कंपेयर कर रहे हैं, इसमें पेनल्टीमेट शेल में फीलिंग हो लेकिन इसमें एंटी पेनल्टीमेट में हो रही है। मतलब कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो लिगेंड्स जो सराउंडिंग में हैं उनके लिगेंड ज़्यादा प्रेजेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंटी पेनल्टी ऑर्बिटल में है फीलिंग। तो यहाँ पे जो लिगेंड के साथ इंट्रैक्शन है वो डी ब्लॉक में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे कैन स्ट्रॉन्गली इंट्रैक्ट विद देयर सराउंडिंग्स, बट एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है दे डू नॉट इंट्रैक्ट स्ट्रॉन्गली।
ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन इंटरेक्ट strongly with surroundings but F block elements cannot interact strongly with surroundings। ठीक है, फर्स्ट तो यही होगा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकंड अगर हम बात करें साइज की, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम कंपेयर करें, फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हायर, आर मच हायर एज कंपेयर्ड टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, फोर्थ बात करें बेसिक करैक्टर की, तो बेसिक करैक्टर में अगर हम ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर मोर बेसिक देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑक्साइड्स एंड hydroxides of F block elements are more basic than D block elements। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो है उनका नेचर जो है वो ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अब ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उसमें अगर हम बात करें पर्टिकुलरली लेंथेनॉइड्स की, एक्टिनॉइड्स तो फिर भी काफ़ी वेरिएशन शो करते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लेंथेनॉइड्स हैं वो इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो नहीं करते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो ग्रेटर variability of oxidation state। यहाँ पे जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो जो डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें अभी हमने पढ़ा था कि उस केस में तो काफ़ी नैरो शार्प एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलते हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उस केस में ब्रॉड बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे गिव नैरो एब्जॉर्प्शन बैंड्स while D block elements give broad bands। इसमें काफ़ी नैरो शार्प बैंड्स आएंगे और इस केस में ब्रॉड बैंड आएंगे जिनकी पीक जो है वो ब्रॉड होगी। ओके, नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ईजिली कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं बिकॉज वो मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, तो वो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो चिलेटिंग लिगेंड्स हैं उन्हीं के साथ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और जो डी ब्लॉक हैं वो जनरली जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म complexes easily in comparison to F block elements, right? अब next one is magnetic moment values। अब मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ की बात करें तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बहुत इजी है, क्योंकि हम स्पिन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्पिन ओनली वैल्यू इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होता है फॉर्मूला? वो म्यू एस इज इक्वल टू अंडर द रूट एन इंटू एन प्लस टू। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होती तो हम जो है स्पिन कंट्रीब्यूशन को लेके इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो क्वेंच्ड होते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इस केस में जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के साथ साथ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होती है। और यहाँ पर जो हम फॉर्मूला फिर ड्राइव करते हैं वो ये है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में म्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 एस इंटू एस प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1। एस है यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर टोटल, और एल है यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करना इजी है इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ स्पिन कंट्रीब्यूशन है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिर्फ ये स्पिन के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे अंडर द रूट एन इंटू एन प्लस 2। बट एफ ब्लॉक एलिमेंट के केस में क्या है, जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों की होगी, स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल। तो हमें दोनों ही वैल्यूज़ वहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी, उससे फिर जो है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी। ओके, तो ये थे कुछ जनरल कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। अब आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे यूज़ एज न्यूक्लियर फ्यूल, कि हम इन एलिमेंट्स को न्यूक्लियर फ्यूल की फॉर्म में किस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास जो है बेसिकली दो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड सेकंड इज़ न्यूक्लियर फिजन। ये क्या है? न्यूक्लियर प्रोसेसेस है। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न और एक होता है फिसन। इसमें दोनों ही केसेस में क्या होते हैं, एनर्जी जो है रिलीज होती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या हुई? एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लियर प्रोसेसेस, चाहे वो फिजन है या फिर फ्यूज़न है, दोनों में से कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस हुआ है और उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उस एनर्जी को हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। और ये जो एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम दोनों वे से यूज़ कर सकते हैं। पीसफुली मतलब कि अपना कोई यूज़फुल वर्क भी कर सकते हैं, या फिर कोई किसी डिस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड वे में हो कि उसके ऊपर कुछ भी कंट्रोल ना, तो इससे क्या है, एटॉमिक बॉम्ब्स जो सारे बनते हैं वो इसी रिएक्शन के ऊपर बेस होते हैं, अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के ऊपर। लेकिन अगर यही रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है कंट्रोल्ड वे में हो, तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा उसमें जो है यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जो रिएक्शन किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट में होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके अंदर न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं, उस एपरेटस को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके
और फिजन प्रोसेस के लिए, फिजन प्रोसेस में क्या है कि एक बड़ा सा कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसको जो है हमने बम्बार्ड कराना है, तो उसके लिए कुछ एक फिजनेबल मटेरियल की नीड होती है जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। अब जैसे हम सबसे पहले बात करें यूरेनियम, जो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको इसकी अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन बताई थी, तो उसमें बताया था कि जो यूरेनियम का जो मेन सोर्स है, सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम हमें मिलता है वो किससे मिलता है, पिच ब्लेंडे एक और का नेम है जिससे हमें ये यूरेनियम मिलता है। लेकिन ये जो और है ये इंडिया में नहीं है। इंडिया में अगर हमें यूरेनियम चाहिए तो वो जो इसकी एक सेकंड वाली और होती है जिसका नेम था कैर्नोटाइट, इस ओर से जो है मिल सकता है। बिहार में ये इसकी ओर है यूरेनियम की, जिससे हम जो है यूरेनियम ले सकते हैं। और इसमें भी क्या बात करें, सिमिलर वे में जैसे यूरेनियम है, सारे के सारे जो एक्टिनोइड्स हैं, वैसे तो सभी जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, लेकिन उन सभी रेडियो एक्टिव एक्टिनोइड्स में बेसिकली 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूरेनियम, थोरियम एंड थर्ड इज़ प्लूटोनियम। है तो सभी रेडियो एक्टिव नेचर के, बट जिनको हम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो यूरेनियम जो है वो आपको इंडिया में अगर चाहिए तो कैर्नोटाइट और से मिलता है। सिमिलर वे में जो थोरियम है, थोरियम हमें मिलता है मोनाजाइट सैंड से। टेन to 11% थोरियम जो है इस ओर से मिलता है। और अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड का जो 80% थोरियम है वो इंडिया से मिलता है। सबसे ज़्यादा जो मोनाजाइट सैंड है ये इंडिया में लोकेटेड है, और पूरे वर्ल्ड का 80% थोरियम जो है वो यहाँ से मिलता है। और थर्ड बात करें प्लूटोनियम की, प्लूटोनियम जो है ऐसा नेचर में अकर नहीं करता, इसको हम बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाएंगे इसको। और वो किस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम prepared in nuclear reactor with ऐसा नेचर में अकर नहीं करेगा, इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे यूरेनियम का। ओके, अगर हम नेचुरली अकरिंग यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम जो है बेसिकली 3 आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है यूरेनियम 238, 99.3% यूरेनियम का जो है वो इस आइसोटोप के फॉर्म में है। सेकंड वन इज़ यूरेनियम 235, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 0.7%। और जो थर्ड है उसके तो कुछ एक ट्रेसेस ही मिलते हैं, यूरेनियम 234। मेनली जो सबसे ज़्यादा है वो है यूरेनियम 238, 99.3%, 0.7% होता है 235, और इसके तो जस्ट फ्यू ट्रेसेस। ओके, और हम क्या करें, जो ये यूरेनियम 235 है, इसको अगर इरिडिएट कराए स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ, थर्मल न्यूट्रॉन्स के साथ, तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा स्मॉलर न्यूक्लियाई में। और जब वो ब्रेक होगा स्मॉलर न्यूक्लियाई में, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस्ड होगी। ये जो एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन बेसिकली इसको बोलेंगे, ये है यूरेनियम 92 235 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ जब इसको बॉम्बार्ड कराएंगे तो चेंज होगा 236 यूरेनियम 92, एंड इसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 मिलेंगे थर्मल न्यूट्रॉन्स, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये एनर्जी कम से कम भी अगर मैं बात करूँ मिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जनरल जो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसका मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी जो है एक सिंगल रिएक्शन में जो है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती है। ओके, और जो एनरिचमेंट है यूरेनियम 235 की बाकी सभी आइसोटोप से सेपरेट करने के लिए हम बेसिकली 4 मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ थर्मल डिफ्यूज़न, सेकेंड इज गैसियस डिफ्यूज़न, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, एंड लास्ट वन इज गैस सेंट्रीफ्यूज।
बेसिकली जो एनरिचमेंट की जाती है यूरेनियम 235 की वो इन फोर मेथड के थ्रू की जाती है, और इनमें भी जो लास्ट स्केल पे जो मेथड यूज़ होता है वो है गैसियस डिफ्यूज़न, मोस्ट पॉपुलर मेथड जो यहाँ पे यूज़ होता है। ओके अब अगर हम बात करें कि यूरेनियम 235 जो है नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ साथ जो है हम जो है बात करें अगर दो और हमारे पास ऐसे ही न्यूक्लियाई है जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, बट उनको जो है हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, और वो है एक तो हो गया प्लूटोनियम 94 239 एंड सेकेंड वन इज़ यूरेनियम 92 233। इनको जो है हम आर्टिफिशियली जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं। बेसिकली मिलेंगे कैसे ये कि अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन कराएंगे यूरेनियम की 238 यूरेनियम की एंड थोरियम की, जैसे रिएक्शन लिखिए अगर यहाँ पे ये है 238 यूरेनियम 92, जब इसकी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराएंगे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड कराएंगे इसको, सबसे पहले चेंज होगा 239 यूरेनियम 92, देन नेप्टूनियम, फिर से एक बार और 239 प्लूटोनियम 94, ये बन जाएगा आपके पास। ये भी यूज़ होता है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। ओके और सेकंड थोरियम के थ्रू 233 थोरियम 90 233 प्रोटेक्टिनियम 91 एंड यूरेनियम 233 92। तो ये दोनों प्लूटोनियम भी एंड यूरेनियम भी इस तरीके से जो है इनको हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232। ओके तो ये जो बेसिकली अब हमारे पास तीन न्यूक्लियाई है, फर्स्ट वन इज़ यूरेनियम 235 92, सेकेंड वन इज़ 239 ये प्लूटोनियम 94 एंड थर्ड इज़ 233 यूरेनियम 92। इनको जो है हम तीनों को कॉमन जो है न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनमें भी जो सबसे फर्स्ट ये है 235 92 यूरेनियम, ये जो है डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, लेकिन बाकी जो दोनों हैं वो क्या होंगे, वो इससे ऑब्टेन्ड होंगे, इसी से बनेंगे हमारे पास ये दोनों। यूरेनियम 235 को तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो ये तीन न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनको जो है हम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। ओके चलो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक और टॉपिक है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, वो स्टडी करेंगे। ओके इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।